हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में पूछे गए हैं। दोस्तों, मैंने अभी तक 27 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। यदि आपको उन सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि Na2S4O6 यानी इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आज आप ऑक्सीकरण संख्या सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, क्या करना है, हम मान लेते कि जो सल्फर है इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है x है, हमने मान लिया, ठीक है। और सोडियम की हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, +1। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। अब देखिए सोडियम कितने हैं, 2, यानी कि 2 × 1। अब देखिए जो सल्फर है कितने, 4 है, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका ऑक्सीजन हो 6 है तो कितना हो जाएगा, -12, क्योंकि 2 है तो -2 है, तो 6 × -2 12 बराबर 0 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 4x - 12 बराबर 0। 4x कितना आ जाएगा, 4x - 10 बराबर 0। 4x बराबर कितना आ गया, 10। और x बराबर कितना आ गया, 10/4, यानी कि कितना आ जाएगा, 2.5, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 2.5 इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कभी भी नहीं हो सकती है। दोस्तों, जो किसी भी कोई जो गतिज ऊर्जा होती है, कार्य होता है, दोनों जो W और जो E होती है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनका मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो इनकी जो ऊर्जा होती है, जो गतिज ऊर्जा कोई भी ऊर्जा होती है, उसको कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव। और कार्य भी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड है, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि सैनिटाइजर में निम्नलिखित में से किस तत्व और उसके यौगिकों का उपयोग किया जाता है। सैनिटाइजर से आप सभी लोग भली भांति परिचित भी होंगे। तो इसमें किन तत्वों का यूज़ किया जाता है, किन तत्वों या उनके यौगिकों का यूज़ किया जाता है, तो क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन प्लस इसके जो कंपाउंड होते हैं उनका यूज़ किया जाता है किसमें, सैनिटाइजर में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सैनिटाइजर किस लिए यूज़ करती है भी आपको सभी को पता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिशमेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। किसकी बात करें, लिशमेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ के परजीवी के कारण होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण लिशमेनिया प्रजाति के, तो इसका सही आंसर है काला अजार। क्या है, काला अजार, ठीक है। काला अजार किससे होता है, प्रोटोजोआ से। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए काला अजार प्रोटोजोआ के लिशमेनिया प्रजाति से होता है। इसमें क्या होता है, एक बालू मक्खी होती है। क्या होती है, बालू मक्खी से इसका क्या होता है, वाहक होता है बालू मक्खी, ठीक है। और मैं आपको बता दें जो मलेरिया होता है ये भी प्रोटोजोआ से ही होता है, ठीक है। मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है। और जो चिकनगुनिया होता है ये वायरस से होता है। जो चिकनगुनिया होता है किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है। और जो पोलियो होता है ये भी वायरस से होता है। अब थोड़ा पोलियो के बारे में देख लेते हैं। तो पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है। पहली बात, वायरस डिजीज़ है, ठीक है। कहाँ ये केंद्रीय नाड़ी तंत्र को ही प्रभावित करता है, ठीक है। केंद्रीय नाड़ी तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब देखिए जो पोलियो ड्रॉप होती है, ठीक है, जो पोलियो ड्रॉप है इसको किसने बनाया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, सेबिन के द्वारा, ठीक है, याद रखना सेबिन। और जो पोलियो का टीका था वो किसके द्वारा बनाया गया, सॉल्क, ठीक है, ध्यान रखना। पोलियो का टीका अलग है, ड्रॉप अलग है। टीका किसने, सॉल्क ने, और ड्रॉप सेबिन ने, ध्यान रखना। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि 1 किलो का गुटका स्प्रिंग स्थिरांक 400 न्यूटन पर मीटर के स्प्रिंग से जुड़ा है, तो दोलन की आवर्तकाल की गणना कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हाई लेवल का प्रश्न है। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, इसमें देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, एम कितना दे रखा है, 4 किलो, ठीक है। एक बार देख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो स्प्रिंग स्थिरांक होता है इसको हम के से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, के से डिनोट करते हैं। स्प्रिंग स्थिरांक इसका मान कितना है, 400 न्यूटन पर मीटर, इस जो स्प्रिंग स्थिरांक है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम टी से डिनोट करते हैं। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई, ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, 2 पाई m/k अंडर द रूट के साथ, ठीक है, 2 पाई m/k अंडर द रूट। अब इस फॉर्मूले को आपको इसमें लगाना है। टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। और अंडर द रूट क्या लगाएंगे आप, अंडर जो आपका m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 4, और जो आपका k है वो कितना है, 400 है, और ऊपर से रूट लगा दीजिए। तो t कितना हो जाएगा, 2 पाई, ये कट गया 1 बाय कितना से, ये कट जाएगा 1/100 से, 100 आ गया ये। तो 1 का रूट 1 होता है, अपॉन ये 10 हो जाएगा। तो 10 को 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
पाई सेकेंड, ठीक है, 0.2 पाई सेकेंड। तो टी कितना आ गया, 0.2 पाई सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है टी बराबर 2 पाई एम अपॉन के अंडर द रूट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किस फाइबर को पुनर्योजित तंतु कहा जाता है? पुनर्योजित का मतलब रीजेनरेटिंग, रीजेनरेटिंग, ठीक है जी, रीजेनरेटिंग मतलब जिसको पुनः मतलब जेनरेट क्या बनाया जा सकता है, किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रेयॉन को। किसको कहा जाता है? रेयॉन। और जो रेयॉन होता है किससे बनता है? सेलुलोज से, ठीक है, किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आज इसमें शामिल किए, तो इसका सही आंसर है रेयॉन, ठीक है। याद रखना ये रेयॉन क्या है, इसका राइट आंसर, रेयॉन सेलुलोज से बनता है, ठीक है। सेलुलोज आपको पता है प्राकृतिक होता है, तो इसका मतलब रेयॉन क्या है, प्राकृतिक है। जो अब देखिए थोड़ा नायलॉन के बारे में देख लेते हैं। नायलॉन क्या होता है? कृत्रिम होता है। क्या होता है? कृत्रिम रूप से इसको बनाया जाता है। और ये क्या है, मानव निर्मित पहला रेशा था जिसको 1935 में बनाया गया था। और जो नायलॉन होता है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जैसे टायर होते हैं, टायर हो गया, पैराशूट हो गया, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, पैराशूट, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का अयस्क है? यानी कि सोडियम की बात कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 1 में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम? सोडियम, जिसमें सोडियम आता है क्षारीय धातु कहते हैं, ठीक है। और इसको चाकू से काट सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें है। तो इनमें से सोडियम का अयस्क कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बोरेक्स। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है, ठीक है, ध्यान रखना। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। और जो ये दोनों हैं क्रायोलाइट और एलुनाइट, जो क्रायोलाइट और एलुनाइट है, ये किसके अयस्क है? ये है एल्युमिनियम के, ठीक है। और बॉक्साइड आपको पता है ये भी एल्युमिनियम का होता है। तो देखिए दोस्तों, जो ये बोरेक्स होता है इसका फॉर्मूला ये होता है Na2B4O7 10H2, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का आयामी सूत्र। आपको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। आपको ये पता है, तो हमें पता है जी का आयामी सूत्र निकालना। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? अब मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आराम से कर लेंगे, F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आप इनको निकालेंगे। अब देखिए क्या करना है आपको, आपने इतना कर लिया कि जी कितना होगा, जी बराबर कितना होता है? जी बराबर होता है एफ इंटू आर का स्क्वायर m1 m2। अब एफ बराबर क्या होता है? एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, इंटू आर का स्क्वायर अपॉन m1। और m मास को हम किस, मास का जो आयामी सूत्र होता है m, तो m कितने? 2 है, तो 2 हो गए, ठीक है, m का स्क्वायर। अब देखिए जो यहाँ पे ऊपर मास है ये m लिख लेंगे, ठीक है। और त्वरण क्या होता है? त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण का जो बीमीय सूत्र होता है L(T)⁻², ठीक है। और जो ये दूरी है, दूरी का क्या हो जाएगा? L का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर। अब देखिए आप, ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 में से -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस कितना आ जाएगा? -1, m⁻⁻1। L कितने हैं? 3 है, L 3 हो गए, ठीक है। और T कितने हैं? -2। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? आयामी या विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? m⁻1, कौन सा? m-1 L³ और T की पावर क्या है? -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो जी का जो मान होता है, जो जी होता है, कैपिटल जी होता है, इसका मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और जो जी होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर जो पर सेकंड स्क्वायर, इसको ध्यान रखना, कन्फ्यूज के लिए कभी कभी दे देते हैं मीटर सेकंड की पावर -2। तो इससे क्या होता है, इंसान मतलब बंदा क्या आता है, धोखा खा लेता है और गलती कर देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, क्षारीय मृदा धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? क्षारीय मृदा धातु यानी कौन सी की बात हो रही है? ग्रुप 2 की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? ग्रुप 2s ब्लॉक, ठीक है, ग्रुप 2s ब्लॉक की बात हो रही है। तो इनमें जो क्षारीय, इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं? इनमें होते हैं, जैसे ये होते हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या होते हैं? क्षारीय मृदा धातु होते हैं, ठीक है। जो ग्रुप 1 होता है इन्हें हम मृदा धातु कहते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? NS2 होता है। कौन सा होता है? NS2। क्या होता है? NS2। और जो ग्रुप 1 जो मृदा धातु होते हैं उनका क्या होता है? NS1 होता है। यानी कि जो संयोजकता होती है इनकी 2 होती है, और जो ग्रुप 1 की उनकी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए जो P ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से शुरू होता है? ग्रुप जो आपका ग्रुप 13 से
आपका 18 तक के किस कौन से एलिमेंट आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, NS2 NP1 से 6, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किस में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम जो सबशेल होता है पी में एंटर करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम बताइए। बुझा हुआ चूना होता है दोस्तों, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। काफ़ी कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है। तो जो बुझा हुआ चूना होता है इसका ये फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब देखिए जो बिना बुझा चूना होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी ध्यान रखना है। और जो विरंजक चूर्ण होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग मुख्य रूप से कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरणें। कौन सी किरणें, गामा रे। क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो क्या होती है, इनकी स्पीड क्या होती है, गति काफ़ी तेज होती है। क्या होती है, गति तेज होती है। तो ये क्या करती है, इनकी गति तेज होने के कारण जो कैंसर की जो कोशिकाएं होती है उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, ठीक है। तो ये इसका मेन रीज़न है। आपको पता होना चाहिए जो इनकी अगर भेदन क्षमता की बात करती है, भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो भेदन क्षमता सबसे कम अल्फा की होती है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा बीटा की होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा की होती है। इसीलिए गामा किरणों को हम कैंसर के इलाज में भी करते हैं। अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल का, एक गेंद को गुरुत्वाकर्षण G के तहत ऊंचाई h से गिराया जाता है, गेंद को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे। तो देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो हमें पता है कि जो गति के समीकरण S बराबर क्या होता है, ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, ये होता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है। तो ऊंचाई में क्या होता है, ये जो समीकरण है h में चेंज हो जाता है, यानी कि ut प्लस 1/2, एक जगह g आ जाता है, फिर t स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए u कितना है, प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 है। इसका मतलब h बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 GT का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, यही बचा सिर्फ हमारे पास। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है समय। समय कैसे निकलेगा, अब देखिए जो ये h है ये 2 से हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2h बराबर कितना हो गया, GT का स्क्वायर हो गया। और आपको पता होना चाहिए जो अगर हम t स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h/g हो जाएगा। t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएंगे तो रूट में चले जाएगा, ये हो जाएगा 2h/g। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इससे हार्ड प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन 1 2h/g रूट के साथ, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि नेप्थेलीन का मुख्य स्रोत क्या है। जो नेप्थेलीन होता है जिसका कि ये स्ट्रक्चर होता है, नेप्थेलीन का ये स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है C10H8, इसका क्या रासायनिक जो सूत्र ये है, स्ट्रक्चर आपका ये होता है। तो इसको हम किससे निकालते हैं, किससे मिलता है हमें, तो ये मिलता है हमें जो आपका ये क्या होता है, कोलतार होता है। जो ये कोलतार होता है इसमें क्या होता है 10% नेप्थेलीन होता है। क्या होता है 10% नेप्थेलीन किस में होता है, कोलतार में पाया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जो बायर अभिकर्मक है, बायर अभिकर्मक क्या होता है। तो बायर अभिकर्मक होते हैं 10% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन, यानी जो ये KMnO4 इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें 10% विलयन को क्या बोलते हैं, बायर रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, बैंगनी होता है। कैसा कलर होता है, बैंगनी कलर होता है इसमें। और मैं आपको बता देता हूँ, जब ये क्या होता है, जब इसको हम वाटर के साथ घोलते हैं ना, वायर रिएजेंट को, जो बायर रिएजेंट है, जब इनको हम वाटर के साथ घोलते हैं तो कैसा बन जाता है, पिंक हो जाता है। जो सॉल्यूशन मिलता है, जो विलयन मिलता है वो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि दो आवेशों के बीच का बल 200 न्यूटन है, यदि आवेशों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए ये दो आवेश है, ठीक है, ये दो आवेश है, इनके बीच की दूरी मान लेते पहले एक r है, ठीक है, और हमें पता है कि मान लो कि Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। अब देखिए जो आपका जो कूलाम का नियम क्या कहता है, मान ला कि F1 कितना हो गया, Q1 Q2 अपन r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए। अब देखिए आवेश को क्या किया, थोड़ा बढ़ा, इनके बीच की दूरी बढ़ा दी, यानी कि क्या हो गई, दूनी दो आर हो गई। अब बल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो F2 कितना हो गया, आवेश तो उतना ही है, Q1 Q2, लेकिन जो दूरी क्या हो जाएगी, यानी क्या होना है, 4r का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए आपको क्या करना है, F1 अपॉन F2 इनका रेशियो ले लीजिए। F1 अपन यानी कि Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर इंटू 4R का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। ये कट गए, R से R स्क्वायर कट गया। तो F1 हमारे को कितना दे रखा, पहले से 200 न्यूटन दे रखा है। F1 कितना है 200 और F2 हमें निकालना है और बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। तो 4F2 कितना हो गया, 4F2 हो गया 200, ठीक है। और F2 कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 50, तो कितना हो गया 50 न्यूटन। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देख लेना, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 50 न्यूटन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कि अनंत विद्युत प्रतिरोध वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। अब क्वेश्चन घुमा के दे दिया यहाँ पे, आधे लोग जिनको समझ जो मतलब दिमाग लगाएंगे वो कर लेंगे। मैं आपको बता दी, मान लीजिए पदार्थ है, कोई भी मतलब पदार्थ है, तो इसमें देखिए क्या होता है, यदि प्रतिरोध जो R होता है यदि जितना कम होगा ना, यदि R कम है ना तो उसमें क्या होगी, चालकता उतनी अधिक होगी। यानी कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि प्रतिरोध मतलब रोकना। यदि अब देखिए जितने भी विद्युत मतलब जो कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, उनमें क्या होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब जो अनंत, जिनका इनफाइनाइट क्या होता है प्रतिरोध होता है, वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। और जो धातु जो सुचालक होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जो सुचालक होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। आपको ध्यान है, और जिनका प्रतिरोध ज़्यादा हो तो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प है ये, ठीक है, पुष्प धारण करते हैं उनको कहते हैं, उनको क्या कहलाते हैं। जो जीवन में सिर्फ एक बार जिनमें पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों मोनोकार्पिक। क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक। और जिनमें दोस्तों हर बार लगते हैं, मतलब क्या होता है, जिनमें कई बार लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक। इनमें जो पॉलीकार्पिक होते हैं क्या होते हैं, कई बार इनमें पुष्प लगते हैं। क्या होते हैं, कई बार पुष्प लगते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए कि RH फैक्टर के खोजकर्ता, जो RH फैक्टर है ये भी एक प्रकार का ब्लड ग्रुप है, तो ये इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लैंड स्टीनर और विनर दोनों ने की थी मिलके, ठीक है। कभी देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग दे देंगे। ये रीसस, ये क्या है, एक साइंटिस्ट नहीं, एक बंदर का नाम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, रीसस नामक बंदर में क्या किया था, RH फैक्टर की खोज की थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा जान लेते हैं, जो RH फैक्टर होते हैं इसमें देखिए क्या होता है, एक RH प्लस होता है, एक RH माइनस होता है। जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है उनको प्लस बोलते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें हम माइनस बोलते हैं। जिनमें नहीं होता ना RH फैक्टर, उनको हम क्या बोलते हैं, नहीं, उनको बोलते हैं हम RH माइनस बोलते हैं। जो RH फैक्टर वाला बंदा, यदि RH फैक्टर वाला बंदा क्या करता है, RH फैक्टर को ही क्या RH फैक्टर प्लस को ही दे सकता है, ठीक है, मतलब प्लस वाला प्लस को ही दे सकता है। यदि प्लस वाला माइनस को देगा तो उस बंदे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो इसमें देखिए क्या बोला गया कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी है, 4 किलो हर्ट्ज, और तरंग दैर्घ्य कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। फिर 2 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है, किलोमीटर में आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, लैम्डा कितना दे रखा है, तरंग दैर्घ्य 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है टाइम, इसको यहाँ पे देखिए जो F कितना दे रखा है, F दे रखा है 4 किलो हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब हज़ार, तो इसको हम हर्ट्ज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है, 4000 हर्ट्ज, HZ हो जाएगा। अब देखिए 4000 हो गया, ये टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 सेकंड, 2 सेकंड क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में सेट कर लेना कि जो V बराबर क्या होता है, F इंटू लैम्डा, इसको ध्यान रखना, V बराबर क्या होता है, F इंटू लैम्डा। अब आपको पता है F की वैल्यू कितनी है, 4000 है, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0.25 है। तो इसको जब आप गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1000, ठीक है, 1000 मीटर, ठीक है। अब देखिए 2 सेकंड में पूछिए तो 2 सेकंड की आप कैसे निकालेंगे, 1000 से आपको क्या करना, 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में इतना है, 1 सेकंड की बात हो रही है, 1000 मीटर है, 2 सेकंड में 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 2 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इससे आपको 2-3 फॉर्मूले आपके बन जाएंगे, ठीक है। जैसे लैम्डा पूछेंगे तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, V/F हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि जो प्रोटीन होते हैं किस में, अमीनो अम्ल में जो बदल जाते हैं, तो किस में होता है ये, तो ये होता है दोस्तों आपका
कौन से भाग में होता है ये होता है छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में क्या होता है, प्रोटीन का किसमें, जो आपका जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो अम्ल में क्या होता है, निम्न यानी कि डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। जो छोटी आंत होती है लगभग 20 फीट, औसतन की बात करें तो 20 फीट क्या होती है, लंबी होती है वयस्क मनुष्य में, ठीक है। औसतन की बात हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। मान लीजिए आपने गेंद ऊपर को फेंका तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा क्या होगा, इस गेंद के विपरीत लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। नीचे की ओर लगेगा तो गेंद की क्या होगा, जो जी का मान होगा क्या होगा, गेंद की विपरीत दिशा में होगा। यानी कि जी का मान आपको पता है 9.8 है, ये आपको पता है। जी की दिशा किस साइड होगी, बॉल के विपरीत दिशा यानी कि नीचे की ओर लगेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो क्या होता है, जो जी होता है ना ध्रुवों पर, जैसे अर्थ है तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या होता है, जी का मान अधिकतम होता है और बीच में क्या होता है, सबसे कम होता है यानी लो होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान ध्रुव पर कहाँ पर अधिकतम होता है, कहाँ पर कम होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, 8 सेकंड दे रखा है, ठीक है। पहाड़ी पर एक बंदा है, उसने क्या किया, पत्थर गिराया, 8 सेकंड बाद वो कहाँ पहुंच गया, जमीन पे पहुंच गया। तो हमें उस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको लिए यहाँ पे देखिए क्या है, जो प्रारंभिक वेग तो क्या है, 0 है, ठीक है, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि जो एस बराबर क्या होता है, 1/2 GT का स्क्वायर, देखिए, ठीक है। एस बराबर या एच बराबर जो भी है, ठीक है, एच मान लीजिए, इसको एच कर लीजिए। तो हाइट पूछिए तो एच बराबर क्या लिख लेंगे हम, 1/2 GT का स्क्वायर लिख लेंगे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, जी का मान आपको पता है कि 9.8 होता है और टी का मान आपको पता है 8 8 8 64 हो जाएगा। तो ये कितने से कट जाएगा, 32 से कट जाएगा। तो इनकी दोनों की गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, एच या दूरी या जो भी है 313.6 मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 313.6 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 313.6 मीटर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कि जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वो स्पष्ट देख नहीं पाता, यानी अंधेरा हो जाता है, तो इसका कारण क्या होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, थर्ड इसका सही आंसर है। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका सही आंसर है, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। जो हमारी आँख में जो आइरिस होती है वो क्या होती है, पुतली को तुरंत न फैला पाना, यानी जो आइरिस होती है, मैं आपको बताता था, ये हमारी आइरिस है। आइरिस का कार्य क्या होता है, आइरिस का कार्य होता है कि प्रकाश को, मतलब जो प्रकाश के अकॉर्डिंग क्या है, फैलना सिकुड़ना। अब देखिए यदि प्रकाश ज़्यादा होता है ना हमारी आंख में, यदि प्रकाश ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा सूरज की साइड हम देख नहीं पाते, जैसे हम सूरज की साइड देखते हैं हमारी आंखें बंद हो जाती है। किसके कारण होती है, आइरिस के कारण ही होती है। आइरिस क्या हो जाती है, तुरंत क्या हो जाती है, मतलब तुरंत कंट्रोल कर लेती है, मतलब जितना प्रकाश की आवश्यकता होती है उतना ही लेती है। उसके बाद क्या होती है, आइरिस मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाती है। अब देखिए जब कोई बंदा बाहर था, कमरे से बाहर था, ठीक है, तो उस समय क्या था, उस समय जो क्या था, मतलब आइरिस बंद थी एक हिसाब, मतलब आइरिस सिकुड़ी हुई थी, ठीक है। आइरिस क्या थी, सिकुड़ी हुई थी। जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो क्या होती है, आइरिस सिकुड़ जाती है। अब जैसी प्रकाश, वो तो सिकुड़ी हुई थी, अब बंदा अचानक अंदर चले गया तो क्या हो जाएगा, आइरिस तो पहले ही सिकुड़ी हुई थी यानी बंद थी, तो क्या हो जाएगा, अंधेरा ही तो दिखेगा ना, तो थोड़ा उसको खुलने में टाइम लगता है। इसलिए हम 5 से 10 सेकंड के बीच में हम क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। तो इस सारा का सारा खेल किसके कारण होता है, आइरिस। आइरिस क्या होता है, प्रकाश में क्या होती है, सिकुड़ जाती है, अंधेरे में फैल जाती है। ध्यान रखना, अंधेरे में क्या होती है, फैल जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है कि जो हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है ना, वो क्या है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज़्यादा होता है। जो हमारे जो बीपी है, जो हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है एटीएम से, यानी एटमॉस्फेयर के प्रेशर से क्या है, ज़्यादा होता है। आपको पता होगा बीपी 80/120 होता है, ठीक है, एचजी में नापे तो, ठीक है। और जो हमारा जो ये ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है, बॉडी की, और जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, कितना होता है, 60 mm होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अच्छा प्रश्न है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। ऐसे प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन बड़ा तो इसका आंसर, मतलब ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। छोटा क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो सकता है, जैसे ये है
तो घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में क्या होती है, घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो उसमें संचित होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घड़ी में संग्रहित होती है। और आपको पता होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh होता है, और गतिज ऊर्जा 1/2 mv का स्क्वायर होता है, ठीक है। और संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर होता है mv, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ जो स्थितिज ऊर्जा की ओर, जैसे पहाड़ पर पानी जमना, ये उसमें भी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई डोरी या तनी हुई गुलेल, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर छत में कोई लड़का खड़ा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है, यानी कि जो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, जो भू तुल्यकाली उपग्रह होते हैं। तो दोस्तों ये जो क्या करते हैं, ये जो भू उपग्रह होते हैं क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिनको मानव द्वारा प्रेषित किया जाता है, ठीक है, मतलब अंतरिक्ष में। तो इनका जो आवर्तकाल होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो कितना होता है, 24 आवर्स होता है। कितना होता है, 24 घंटे होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।